नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा बजट 2022। हरियाणा के बजट में गरीबों के कल्याण पर रहेगा फोकस, मिल सकता है बड़ा तोहफा। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 25 फरवरी से आरंभ होगा। पूरे संकेत हैं कि हरियाणा के बजट में इस बार गरीबों के कल्याण पर पूरा फोकस रहेगा। इसके साथ ही अनियमित कॉलोनियों के लोगों को तोहफा मिल सकता है, तो वहीं ये कॉलोनियां नियमित हो सकती हैं। राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट की तैयारियों में जुट गए हैं। इस बार बजट सत्र 25 फरवरी से शुरू हो सकता है और मार्च के पहले पखवाड़े तक चल सकता है। मार्च के पहले सप्ताह में राज्य का आम बजट पेश होने की पूरी संभावना है। हरियाणा पंचायती चुनाव को लेकर आई बड़ी खबर। हरियाणा में पंचायती चुनाव को लेकर सभी का इंतजार है। हरियाणा पंचायती चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा पंचायती चुनाव का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 2 दिन पहले खबर आई थी कि कोर्ट ने सुनवाई 22 सितंबर तक टाल दी है, लेकिन अब वेबसाइट पर इस तारीख को फिर से अपडेट कर दिया गया है। अब पंचायती चुनाव की हाईकोर्ट में सुनवाई 8 फरवरी को होगी। वेबसाइट पर सुनवाई की तारीख 8 फरवरी की गई है। हम आपको बता दें कि हरियाणा में पंचायतों का कार्यकाल 23 फरवरी 2021 को समाप्त हो चुका है। गौरतलब है कि गुरुग्राम निवासी प्रवीण चौहान ने 15 मई 2021 को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 2020 में किए गए संशोधन को भेदभावपूर्ण व असंवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी थी। सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार बनाने जा रही है सख्त नियम। देश की केंद्र सरकार सोशल मीडिया पर लगाम लगाने की पूरी तैयारी में है। इस प्लेटफॉर्म का धड़ल्ले से दुरुपयोग को देखते हुए सख्त नियम बनाने की बात कही जा रही है। शुक्रवार को राज्यसभा के बजट सत्र में बोलते हुए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सदन के सदस्यों से सोशल मीडिया पर सख्त नियम बनाने के लिए सहमति मांगी। सोलर ऊर्जा से जुड़ेंगे हरियाणा के गांव, प्रत्येक परिवार को मिलेगी 2 किलोवाट की प्लेट। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने की घोषणा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि उचाना विधानसभा क्षेत्र के गांव गेंडा खेड़ा के गुरुकुल को सोलर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा। इसके लिए अक्षय ऊर्जा विभाग द्वारा 1 करोड़ 25 लाख रुपए की धनराशि मंजूर की गई है। योजना के तहत गाँव के प्रत्येक घर में 2 किलोवाट क्षमता वाली सोलर ऊर्जा उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रथम चरण इस गाँव को एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चिन्हित किया गया है, जबकि योजना की सफलता पर पूरे प्रदेश के गाँव को इस योजना से जोड़ने का प्रारूप तैयार किया जाएगा। उचाना क्षेत्र के विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। 2000 से अधिक आबादी वाले सभी गांवों के तालाबों का नवीनीकरण कराया जाएगा और इसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं। हरियाणा में 1250 अनाधिकृत कॉलोनियां होंगी स्वीकृत, लोगों को मिलेंगी सभी सुविधाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि आने वाले कुछ समय में प्रदेश की 1250 अनाधिकृत कॉलोनियों को स्वीकृति प्रदान की जाएगी, जिससे लोगों को इन कॉलोनियों में बिजली, पानी, नालियों की समुचित व्यवस्था सहित अन्य सभी मूलभूत सुविधाएं प्रदान होंगी। इससे लोगों का जीवन ईज ऑफ लिविंग बनेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने करनाल प्रवास के दौरान कहा कि वर्ष 2014 में उनकी सरकार बनने के बाद हरियाणा में विकास के लिए सैकड़ों योजनाएं बनाकर क्रियान्वित की गई हैं। मतदान के दिन यूपी और पंजाब के लोगों को हरियाणा सरकार ने दी राहत। उत्तर प्रदेश और पंजाब राज्य के जो कर्मचारी अथवा श्रमिक हरियाणा के अधिकार क्षेत्र में आने वाली दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कार्य करते हैं और वे उक्त राज्यों की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में दर्ज हैं, तो उनको अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर प्रदान करने की दृष्टि से मतदान वाले दिन को उनके लिए पेड हॉलीडे माना जाएगा। श्रम विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है कि 20 फरवरी को पंजाब में होने वाले मतदान के लिए तथा उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी और 3 मार्च और 7 मार्च को मतदान होगा। कोरोना वायरस अपडेट। हरियाणा में 2498 नए पॉजिटिव मिले। पंजाब के 14 जिलों में 25 ने दम तोड़ा। हरियाणा में कोरोना के नए मामले कम होकर 2500 से नीचे पहुंच गए हैं। दैनिक संक्रमण दर भी कम हुई है। रिकवरी रेट के साथ ही संक्रमितों की मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। शुक्रवार को 2498 नए केस सामने आए हैं, लेकिन 19 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। ओमिक्रॉन के 15 नए मामलों की भी पुष्टि हुई है। एनसीआर के गुरुग्राम और फरीदाबाद में अब भी सबसे अधिक केस सामने आ रहे हैं। रिकवरी रेट की बात करें तो 97.17% पहुंच गई है। अभी प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामले 16,854 हैं, जिनमें से 15,708 होम आइसोलेशन में है। हरियाणा वन विभाग ने 10वीं 12वीं के लिए विभिन्न पदों पर निकाली भर्ती। हरियाणा वन विभाग ने अनुबंध के आधार पर विभिन्न पदों के लिए ऑफलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार से अनुरोध है कि इस सरकारी रोजगार में आवेदन करने से पहले सारी जानकारियां ले लें, उसके बाद ही अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन करें। 10वीं व 12वीं पास इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 20 फरवरी 2022 तय की गई है। उम्मीदवार की अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
गुरनाम चढ़ूनी ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र, बोले सरकार आने पर किसान आयोग का गठन करेंगे, बेअदबी के मामलों में 20 साल सजा होगी। भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त संघर्ष पार्टी के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने शुक्रवार को मोहाली में अपनी पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। चढ़ूनी ने अपने घोषणा पत्र में कानून व्यवस्था, नशा, बेअदबी, नकली शराब और नकली खाद्य पदार्थों पर सख्त कानून बनाने की बात कही। चढ़ूनी ने कहा कि हम देश बचाने के लिए राजनीति में आए हैं, सरकार आने पर किसान आयोग का गठन किया जाएगा, हर किसान को अफीम की खेती को 1 एकड़ का लाइसेंस दिया जाएगा, इससे आमदनी बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, बैंकों से लोन लेने वाले किसान की जमीन नीलाम नहीं होगी, किसानों को कोऑपरेटिव खेती कराई जाएगी, इसके लिए हजारों किसानों का समूह बनाया जाएगा, पैदा करने से लेकर उपभोक्ता तक का सारा कारोबार किसानों के हाथों में होगा, फसल का मुआवजा 75,000 प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा। दुष्यंत चौटाला का पूर्व सीएम हुड्डा पर पलटवार, बोले ऐसे लोग नहीं चाहते युवाओं के हाथों में रोजगार हो। सुप्रीम कोर्ट में पहुंची सरकार, प्राइवेट सेक्टर में हरियाणा के लोगों को 75% आरक्षण के कानून पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाने के बाद विपक्ष के निशाने पर आए हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पलटवार किया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि इस मसले को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की याचिका भी स्वीकार कर ली और सोमवार को सुनवाई होगी। झज्जर के गाँव जहांगीरपुर में एक सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मैं कानून के समर्थन में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से भी संवाद करूंगा। उन्होंने बताया कि वे 5 फरवरी को पानीपत में हैंडलूम इंडस्ट्री, तो वहीं 13 फरवरी को गुरुग्राम, तो वहीं 18 फरवरी को बहादुरगढ़ में फुटवेयर इंडस्ट्री के साथ मीटिंग करेंगे। राजस्थान में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी, शादी में 250 लोगों को परमिशन, नाइट कर्फ्यू भी खत्म, सभी धार्मिक स्थल आज से खुलेंगे। सरकार ने कोरोना पाबंदियों में एक बार फिर छूट देते हुए संशोधित गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन में अब प्रदेश भर में रात 11 से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू समाप्त कर दिया गया है। वहीं शादी से लेकर हर समारोह में 100 लोगों की लिमिट को बढ़ाकर 250 कर दिया गया है। धार्मिक केंद्रों पर श्रद्धालुओं के प्रवेश को अनुमति दे दी गई है। श्रद्धालु अब मंदिर से लेकर हर धार्मिक केंद्र पर दर्शन करने के साथ प्रसाद भी चढ़ा सकेंगे। अब तक प्रसाद माला चढ़ाने पर पाबंदी थी। राजस्थान में अब हर सप्ताह पाबंदियों में छूट दी जा रही है। विधानसभा का बजट सत्र 9 फरवरी से आरंभ होने जा रहा है। सरकार ने विधानसभा सत्र को देखते हुए समारोह में शामिल होने वाले लोगों की लिमिट बढ़ाई है, क्योंकि विधानसभा सत्र में 200 विधायक और अफसर कर्मचारी मिलाकर यह संख्या ज्यादा होती है। एक परिसर में इतनी गैदरिंग के कारण छूट देना जरूरी था। रीट लेवल 1 में बीएड अभ्यर्थी नहीं कर सकेंगे आवेदन, कोर्ट ने एनसीटीई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। अगली सुनवाई 22 फरवरी को, आवेदन 9 तक। राजस्थान में रीट के लिए बीएड अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिल पाई है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार की ओर से एनसीटीई यानी नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन को नोटिस जारी कर इस पूरे मामले पर जवाब मांगा है। अब 9 फरवरी तक होने वाले रीट के आवेदन में बीएड की योग्यता रखने वाले करीब 9 लाख अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकेंगे। अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी। देश में कोरोना अपडेट, पिछले 24 घंटे में 95,000 नए मरीज मिले, तो वहीं 1,65,000 ठीक भी हुए। वैक्सीन की बूस्टर डोज का समय घटाकर 3 महीने करने की मांग। देश में कोरोना के नए मामले लगातार कम हो रहे हैं। शुक्रवार शाम 7:45 तक देश में 95,393 नए कोरोना केस सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 1,65,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के कारण 881 मौत दर्ज की गई है। अब देश में कुल एक्टिव केस 13,52,000 पहुंच गए हैं। उधर कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने सरकार से वैक्सीन के सेकेंड और बूस्टर डोज के बीच अंतर को कम करने को कहा है। फिलहाल ये गैप 9 महीने का है, जिसे घटाकर 3 महीने करने की मांग की गई है। पंजाब चुनाव के लिए बीजेपी गठजोड़ के 11 संकल्प, हर गांव वार्ड में क्लिनिक, छात्राओं को 1,000 रुपए महीना, तो वहीं पुलिस नौकरी में लड़कियों को 33% कोटा दिया जाएगा। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा गठजोड़ ने 11 संकल्प जारी कर दिए हैं, जिसे शुक्रवार को चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुखदेव ढींडसा और पंजाब भाजपा प्रधान अश्विनी शर्मा ने जारी किया। इस दौरान उन्होंने किसानों का कर्जा माफ करने, हर गाँव और वार्ड में क्लिनिक, लड़कियों को 1,000 रुपए महीना वजीफा और पुलिस की नौकरी में 33% कोटा देने समेत कई बड़ी घोषणाएं की। पंजाब में भाजपा सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस और सुखदेव ढींडसा की शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के साथ मिलकर 117 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन विंटर ओलंपिक्स की इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए शुक्रवार को बीजिंग पहुंचे। यहां उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ताइवान को चीन का अभिन्न हिस्सा माना, साथ ही ताइवान की किसी भी रूप में स्वतंत्रता के दावे को खारिज कर दिया। मुलाकात के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि रूस वन चाइना के सिद्धांत का समर्थन करता है। बदले में चीन ने भी यूक्रेन के मुद्दे पर अमेरिका के साथ चल रहे तनाव में रूस का खुलकर समर्थन किया है। दुनिया की 2 महाशक्तियों के इस मिलन से ताइवान और यूक्रेन का संकट और गहराने की आशंका है।